देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल। 29 जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री। ज्ञान, सेहत, विवाह, संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय? आने वाले 120 दिनों में किन को करेंगे नुकसान? आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा? आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके ज्ञान के, आपके संतान के, आपके स्वास्थ्य के, आपके विवाह के और आपके आर्थिक पक्ष के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। कहते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, और देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में कहीं कमजोर पड़ रहे हैं फिर तो देखिए जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। और ऐसे में इस 29 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे अपनी ही राशि यानी कि मीन में, और तकरीबन 24 नवंबर तक, जिसे आप लगा लीजिए कि आने वाले 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति अपने घर में वक्री होकर बैठ जाएंगे। और इसी अवस्था में आप लोगों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ है इन आने वाले 120 दिनों में, आज ये हम जानेंगे आचार्य जी से। जी। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आपकी गृह दृष्टि पर, बताइए। देखिए कविता जी, जो मिथुन लग्न है और मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर हो रहा है वह दशम भाव में हो रहा है, और दशम भाव जो है वह कर्म फल के लिए दिखा जाता है। मतलब इसको लोग भाग्य का अंक भी देखते हैं जी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि इस घर में अगर दशम भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो तो वह कई बार आपके जो परिश्रम हैं उसके फलों में जो है वह वृद्धि कर देता है। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह तो है, लेकिन वह वक्री अवस्था में अब बैठ जाएगा थोड़े से फलों में, तो थोड़े से फलों में जो है वेरिएशन आ जाएगा या वरीयता जो है वो कम होगी। अब दूसरी चीज करते हैं कि यह जो ग्रह है या जो घर है मिथुन लग्न या मिथुन राशि का, यह अपने आप में पृथ्वी तत्व की राशि है, बुध की राशि है। बुध के साथ गुरु का अच्छा संबंध माना जाता है, इसमें कभी भी बुध के साथ नकारात्मकता नहीं ली जाती है। हाँ, बुध जब तीक्ष्ण होगा या बुध वक्री होकर किसी की लग्न कुंडली में बैठा होगा और गुरु का भी उच्च होगा तो वह अध्ययनरत होकर उच्च के स्थान पर जाकर भी अभिमानी हो जाता है, वाणी भाव से कट हो जाता है, ये अंतर आता है। लेकिन अगर बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के लिए, तो यह जो गोचर है कुछ विषयों में शुभ फल, महाशुभ फल देगा, लेकिन कुछ विषयों में यह इनको तनाव देकर जाएगा। कविता जी, इस तरीके का यह 119-120 दिन रहने वाला है। चलिए, अब आपके एक एक पहलू पर मतलब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ज्ञान के सबसे बड़े कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, और ऐसे में फैसले लेने के मामले में ये 120 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? और क्योंकि देखिए, फैसले हमें अपने सोच समझ के लेना पड़ता है, चाहे हमारी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो। तो आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए कविता जी, अगर बात करते हैं फैसलों के लिए, ज्ञान के स्तर के लिए, तो वक्री अवस्था में दशम भाव में बैठे हुए हैं, और शनि जो है वह अष्टम भाव, जो कि कहते हैं कि बहुत नकारात्मक घर इसको अष्टम भाव को लिया जाता है, या नेगेटिव घरों में सबसे जो प्योरिटी मिलती है वो अष्टम भाव को मिलती है। वहाँ शनिदेव खुद बैठे हुए हैं अपने घर में वक्री होकर, और गुरु जो हैं वह वक्री हैं अपने ही घर में दशम भाव में, और इनके अपने घर में अभी शुक्र बैठा हुआ। शुक्र का जो अगला गोचर है वह चंद्रमा की, उसके बाद सूर्य की राशियों में, और बुध जो है वह स्वयं चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, कर्क के घर में, और आने वाले समय में वह सूर्य के घर में, और उसके बाद फिर से वह पृथ्वी तत्व की राशि के घर में गोचर कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आने वाला जो 4 महीना है लगभग इस गोचर का, कविता जी, वह निर्णय के मामले में इनको अस्थिरता देगा और चंचलता देगा, क्योंकि इनका जो खुद का जो स्वामी ग्रह है वह खुद अभी चंद्रमा के घर में शुरुआती दौर में बैठा है, फिर सूर्य के घर में आएगा, बुध सूर्य की युति आएगी, तो यह दर्शाएगा कि जब सूर्य के घर में आने पर प्रभाव युति की हमने यहाँ पे बात किया है कि जब ग्रह के प्रभाव युति की असर पड़ेगा तो यह देखने को मिलेगा कि नौकरी में होते हुए जरा सा भी इधर उधर की बातें होंगी तो इनका ध्यान जाएगा, छोड़ो अब हम कुछ अपना करते हैं, वह इनको तनाव दे देगा। मतलब गलत कहीं ना
कहीं इनको गलत निर्णय की तरफ यह मोल्ड करेगा, मानसिक चंचलता देकर, और इस समय वाणी में थोड़ा सा अस्थिरता देगा। मतलब आप बिना सोचे समझे बोलेंगे और उससे अंतर आएगा कि आपके प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ दोनों पर निर्णय में यह प्रधानता देगा और वहाँ पर आपको पीड़ा देगा आपके निर्णय से। चलिए, अगर बात करें हम इनके विवाह को लेकर, क्योंकि गुरु विवाह के भी सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, तो इन आने वाले 120 दिनों में क्या कहीं शहनाई की आवाज़ आ सकती है? देखिए, दशम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। विवाह आने वाले समय में विवाह के लिए तो अच्छा यह संकेत दे रहा है, लेकिन कुछ न कुछ रुकावट भी देगा। अगर इस बीच विवाह तय हुआ था और हाँ, तो वहाँ कुछ अड़चन आ सकती है। अगर इस वक्री गोचर से पहले पहले अगर वैवाहिक संबंध की कुछ तैयारियां चल रही थी तो उसमें अड़चन आ सकती है, या तिथि में परिवर्तन करा सकते हैं, मतलब वह डिले करा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इससे हटकर, क्योंकि विवाह की जब हमने बात किया है तो वैवाहिक जीवन को भी इसमें लिया जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए अष्टम भाव में बैठने की वजह से, और जो इनका सप्तम भाव भी है वह गुरु का ही प्रधान घर है, धनु राशि का घर आता है सप्तम घर, और गुरु जो है वह दशम भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सप्तम भाव पर भी यह कुछ नकारात्मक प्रभाव देंगे। और सप्तम को विशेष करके वैवाहिक संबंधों और पार्टनर के लिए लिया जाता है। तो गुरु जब वक्री हो रहेंगे 4 महीने, तो आपके पार्टनर से आपका वैचारिक मतभेद इत्यादि हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट करके या अपने अंदर झुकने की प्रवृत्ति लाके, क्योंकि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, और जब झुकते हैं तो उनकी डाल टूटने से रह जाती है और तभी अगली बार अच्छे फल लगते हैं। तो कहने का संकेत यह है कि अगर आप झुकेंगे, पोलाइट हो जाएंगे, तो ही आपके वैवाहिक जीवन में शुभता आएगी। तो आने वाला समय थोड़ा सा आपके लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में कठिन होने वाला है। चलिए, तो आपने इनके मैरिड लाइफ, इनके संबंधों को लेकर बात की। अगर अब हम बात करें इनकी सेहत को लेकर, तो सेहत कैसी रहेगी आने वाले 120 दिनों तक? देखिए, षष्ठम भाव जो है वह आता है मंगल का घर, और मंगल का जो है वह एकादश भाव में शुरुआती दौर में रहेंगे, और इसके बाद फिर शुक्र के घर में जाएंगे, द्वादश मोक्ष के घर में इनके लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो यह देखने को मिलेगा इस समय स्वास्थ्य पर व्यय ज़्यादा होगा, चाहे आपका, चाहे आपकी संतान के ऊपर, चाहे आपके परिवार से। अगर आप मुखिया हैं तो उसमें परिवार की भी भूमिका ली जाएगी, क्योंकि मुखिया का प्रभाव पूरे परिवार पर रहता है। तो अगर आप अपने घर के लीडरशिप में हैं, मुखिया के रूप में हैं, मेन होल सोल हैं, आप केयर करते हैं पूरे परिवार का, तो परिवार से संबंधित या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बड़ी पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। इसी के साथ मैं आपसे इनके संतान पक्ष से भी जानना चाहूँगी, कहीं कोई खुशखबरी आने वाली है क्या? अगर ये कोशिश करें तो क्या इस दौरान संतान सुख इन्हें प्राप्त हो सकता है? देखिए, संतान पक्ष के लिए आप लोगों को हम बता दें कि जो पंचम भाव है वहाँ पर केतु बैठा हुआ है, शुक्र के घर में, पंचम भाव में केतु। राहु या केतु जब भी पंचम भाव में बैठा रहता है कविता जी, तो हम सबको सामान्य सैद्धांतिक ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि कुछ न कुछ वह संतान पक्ष से पीड़ा देगा। तो अब चाहे अगर संतान है तो वह आपको, आपके विरोध करके आपको परेशान कर सकती है, या उसकी वजह से कुछ परेशानी आ जाए, उसकी वजह से पीड़ा मिल जाए, या फिर अगर आप नववैवाहिक जीवन में हैं और आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ कुछ पीड़ा, असफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन घबराएं नहीं आप, परेशान ना हो। समय सिर्फ ये छोटा है, 4 महीने का समय हंसते मुस्कुराते आपका निकल जाएगा। इस वक्री अवस्था के बाद अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो इस वक्री अवस्था के बाद ईश्वर का नाम लेके शुभारंभ कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। चलिए, अब बात हो जाए आपके आर्थिक पक्ष को लेकर। धन धान्य के मामले में देवगुरु बृहस्पति की यही वक्री अवस्था आपको क्या कुछ दे रही है? देखिए, धन धान्य के मामले में गुरु वक्री होकर बैठे हुए हैं, और शनि जो हैं वह अष्टम भाव में अपने घर में वक्री होकर बैठे हुए हैं, और जो शुक्र की स्थिति है वह इनके घर में ही है। तो जो आर्थिक दृष्टिकोण से है वह दर्शाता है कि पैसा तो आएगा लेकिन पैसा रुकेगा नहीं, ठहराव नहीं होगा। तो आपको पैसे के आने के लिए तनाव नहीं लेना है, पैसे को बचाने के लिए लेना है। क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आप अब लगभग पिछले हम 3 से 4 वर्ष का अगर हम मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों को बताएं तो आपके साथ इशू ही यही रहा है कि आप कभी बैकअप में आ ही नहीं पाए हैं।
यही आपको समस्या परेशान करती है। तो इस 4 महीने भी थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण करना, क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए हैं तो वहाँ आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड व्यय दे सकते हैं जो कि आपको ज़रूरी नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि गुरु स्वामित्व कर रहे हैं ज्ञान का, तो आपका संतान पक्ष, जैसा कि हमने संतान पक्ष वाले पीड़ा में कहा था, तो वह यहाँ पे लिंक करता है आर्थिक पक्ष को, कि हो सकता है कि संतान पक्ष से कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको उठाना पड़े किसी प्रिपरेशन के लिए, किसी एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर भी आपको आभास दिला दे या वहाँ आपको मानसिक पीड़ा दे दे कि आप उस काबिल नहीं हैं और आपकी संतान वहाँ पर बार बार पिंच गए। तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा पक्ष यहाँ पर कमजोर हमें दिखाई दे रहा है कविता जी। ऐसे में आचार्य जी क्या कुछ उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि देखिए आपने इनको हर पहलू पर बताया कि परेशानियां देखनी पड़ेंगी हर चीज में, तो क्या इन उपाय करने चाहिए? देखिए, बुध की प्रधान राशि है और शुक्र बैठा हुआ, और शुक्र आने वाले समय में गुजर, शुक्र भौतिक जीवन का भी कारक है और इनके लिए जो सबसे बड़ी पीड़ा है वह शनि अष्टम भाव में बैठकर, अपने घर में बैठकर वक्री अवस्था में है, और गुरु दशम भाव में जो कि भाग्य स्थान है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो है, इनको फाइट ज़्यादा करनी है, इनको प्रयत्न ज़्यादा करना है। तो यहाँ 2 प्लैनेट्स को इनको बल देना है, पहला गुरु को, दूसरा शनि को। और शनि को जब बल देते हैं तो अपने आप जो है वह जो है, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ, तो इसको बल ना देकर इसको थोड़ा सा शांत करना है। तो 2 चीज़ों का है। पहला कि कविता जी, अगर माता या पिता में से कोई जिंदा है या है, आपके दोनों जिंदा हैं, तो आप सुबह प्रातः काल सबसे पहला काम करें कि सुबह उठकर उनको प्रणाम करें और उनके पैरों के नीचे की हल्का सा मिट्टी उठाकर नाभि पर और मस्तक पर तिलक करें। अद्भुत उपाय। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में माता पिता को प्रथम गुरु माना गया है, सबसे पहला गुरु माना गया है। और यह सनातन हमारी सभ्यता भी कहती है कि सबसे प्रथम गुरु जो है वो हमारे माता पिता हैं। और दूसरी चीज़, माता पिता की सेवा से चंद्रमा और सूर्य दोनों को बल मिलता है और ये दोनों आत्मीयता के कारक हैं और दोनों ही आपको पीड़ा दिए हैं। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप यह क्रिया करते हैं डेली तो आपके लिए शुभ है। अगर इन केस कुछ लोगों के इसमें ईश्वर ने अगर कहीं से क्षति दिया हुआ है, नहीं है, तो उस परिस्थिति में प्रातः काल जो है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व की भी राशि आ जाती है, तो ऐसे में उनको जाना है कि सुबह उठकर जल देकर या तुलसी में जल देकर, और ना भी जल दे तो सुबह स्नान इत्यादि करके या शुद्ध होकर आप तुलसी के नीचे की मिट्टी उठाएं और अपने मस्तक पर, अपने नाभि पर यह तिलक कर लें। यह आपको डेली करना है, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को इसमें बल मिलेगा और मानसिक ठहराव पूर्ण रूप से आएगा कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।